इमेजिन कीजिए 1 अप्रैल 2026 का दिन है। अर्जेंटीना के खूबसूरत शहर उशुआया से एक बेहद शानदार क्रूज जहाज अपनी यात्रा शुरू करता है। इस पर 23 देशों के करीब 450 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार हैं। सब अंटार्कटिका की उन शांत वादियों में अपनी सपनों की छुट्टियां बिताने निकले हैं। शुरुआत एकदम परफेक्ट होती है, पार्टियां, मौज मस्ती, सब कुछ। लेकिन सच कहूं तो वहां मौजूद किसी भी इंसान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह खूबसूरत सपना बहुत जल्द एक खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री में बदलने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्यमय घटना की गहराइयों में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जहाज पर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अब जरा सोचिए, खतरे की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। सफर शुरू होने के महज कुछ ही दिनों बाद एक 70 साल के डच यात्री को हल्का बुखार और डायरिया होता है। देखते ही देखते उसकी हालत इतनी बिगड़ती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 24 अप्रैल को जब जहाज अफ्रीका के पास रुकता है तो उस यात्री की पत्नी अपने पति की बॉडी लेकर वहां उतर जाती है। वो एम्स्टरडैम की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पर होती है कि तभी अचानक गिर पड़ती है और 26 अप्रैल को उसकी भी जान चली जाती है। मतलब एकदम शॉकिंग। फिर जब 2 मई को एक और जर्मन महिला की मौत होती है, तब जाकर दुनिया भर में खतरे के सायरन बजने लगते हैं और फाइनली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को इस पूरे संकट की खबर दी जाती है। हंता वायरस को समझना, एक जानलेवा हमलावर। तो इस क्रूज शिप की मौतों से थोड़ा पीछे हटकर अब उस अदृश्य दुश्मन के बारे में बात करते हैं जिसकी पहचान 2 मई के टेस्ट्स के बाद हुई, हंता वायरस। 50%। जी हां, आपने सही सुना। जो बात इस वायरस को सच में इतना खौफनाक बनाती है वो है इसकी मृत्यु दर। हंता वायरस से संक्रमित होने वाले लगभग 50% लोगों की जान जा सकती है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज की इस एडवांस्ड मेडिकल दुनिया में भी इस बीमारी का कोई भी FDA या WHO से अप्रूव्ड टीका या कोई सटीक इलाज मौजूद नहीं है। अगर कोई संक्रमित हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। असली लड़ाई तो शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। दरअसल हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है। ये चूहों से फैलने वाले वायरसों की एक पूरी फैमिली है और इससे मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह की बेहद खतरनाक बीमारियां होती हैं। पहली है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखी जाती हैं। इसमें इंसान की किडनी फेल होने लगती है और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी है HPS, जो मुख्य रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। HPS तो और भी डरावनी है क्योंकि इसमें मरीज के फेफड़ों में फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना नामुमकिन सा हो जाता है और दम घुटने से मौत हो जाती है। आउटब्रेक का इतिहास युद्ध से लेकर नावाहो नेशन तक। वैसे ये कोई नई बीमारी नहीं है। इतिहास पलटकर देखें तो ये रहस्यमयी वायरस पिछले करीब 70 सालों से वैज्ञानिकों को चकमा दे रहा है। आधुनिक इतिहास में इसका पहला बड़ा मामला 1950 के दशक में कोरियन युद्ध के दौरान सामने आया था। दक्षिण कोरिया में लड़ रहे 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गए। तेज बुखार, उल्टी और सीधा किडनी फेलियर। उस वक्त मृत्यु दर लगभग 15% थी। शुरुआत में सबको लगा कि ये शायद कोई केमिकल वेपन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्य को सुलझाने में पूरे 30 साल लग गए। आखिरकार 1980 के आसपास एक दक्षिण कोरियाई वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर होवांग ली ने इस वायरस को खोज निकाला और इसे वहां बहने वाली हंटान नदी के नाम पर हंटा वायरस नाम दिया। लेकिन इस वायरस की सबसे भयानक कहानी तो 1993 में अमेरिका के साउथवेस्ट में सामने आई। वहां के नावाहो आदिवासी समुदाय के एकदम युवा और फिट लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। शुरू में लगा कि बस फ्लू है, लेकिन फिर अचानक फेफड़ों में पानी भर जाता और कुछ ही दिनों में मौत। इस आउटब्रेक के शुरुआती दौर में मृत्यु दर का आंकड़ा 75% तक पहुंच गया था। मतलब हर 4 में से 3 लोगों की मौत। उस वक्त वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जलवायु और चूहों का कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फैलता कैसे है। 1993 के इस आउटब्रेक का असल कारण खोजने में सबसे बड़ी मदद मिली वहां के आदिवासी बुजुर्गों की कहानियों से, जिन्होंने मौसम और इस बीमारी के बीच एक चौंकाने वाला लिंक जोड़ दिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा बदलाव इंसानी बीमारियों की वजह बन सकता है। हुआ कुछ यूं था कि 1991-92 में अल नीनो की वजह से भारी बारिश हुई। इस बारिश से पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो गई। अब पाइन नट्स चूहों का फेवरेट खाना है। इतना सारा खाना मिला तो चूहों की आबादी में भयंकर विस्फोट हो गया। और सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा चूहे
उतना ही ज्यादा वायरस। बस इसी वजह से ये वायरस इंसानों तक पहुंचा और 1993 की वो तबाही बची। काफी लंबे समय तक लोगों को लगता था कि भारत में तो हंता वायरस है ही नहीं, लेकिन ये भ्रम भी टूट गया। 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के विल्लौर जिले में हुई एक स्टडी ने साबित कर दिया कि ये वायरस यहाँ भी खामोशी से अपना काम कर रहा है। वहाँ गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाली इरुला जनजाति में इसके 28 पक्के मामले मिले। और तो और सामान्य आबादी के लगभग 4% लोगों में हंता वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब है कि वो कभी न कभी चूहों के संपर्क में आने से अनजाने में ही इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे। कहानी में नया मोड़, इंसान से इंसान में संक्रमण। अब तक पूरी दुनिया यही मानती थी कि यह वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सारी थ्योरीज पलट कर रख दी। साल 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हंता वायरस का एक बिल्कुल नया स्ट्रेन सामने आया, जिसे एंडीज वायरस कहा गया। ये पूरी हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो चूहों के बिना भी सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके फैलने के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस एंडी स्ट्रेन में सुपर स्प्रेडर्स तो होते हैं, लेकिन संक्रमण फैलने की जो ट्रांसमिशन विंडो है ना, वो बहुत ही छोटी होती है। आमतौर पर बीमारी शुरू होने के वक्त सिर्फ 1 दिन की। ये 1 दिन ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। समाधान, घोस्ट शिप की गुत्थी सुलझी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। इसी एंडीज वायरस और उसकी 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो से उस घोस्ट शिप का रहस्य पूरी तरह से खुल जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मार्च 2026 में जो डच कपल सबसे पहले इस वायरस का शिकार हुआ, वो जहाज पर चढ़ने से ठीक पहले उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। और वो टूर उन्हें एक ऐसे कचरा डंपिंग ग्राउंड में ले गया जो चूहों से भरा पड़ा था। बस वहीं से वो उस जानलेवा एंडीज वायरस की चपेट में आ गए। और क्योंकि वो टूर के तुरंत बाद जहाज पर आ गए, तो उस वायरस की वो 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो जहाज के उस बंद और पैक्ड माहौल में खुल गई। नतीजा, संक्रमण बाकी लोगों में भी फैल गया। और इसके बाद जो हुआ उसके आंकड़े डराने वाले हैं। 10 मई 2026 तक जहाज पर कुल 10 लोगों में संक्रमण पक्का हो चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई। कई लोगों को तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन से निकालना पड़ा और 4 मरीज अभी भी दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कई देशों ने तो जहाज को अपने यहां रुकने तक नहीं दिया। फाइनली ये जहाज स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर रुका है, जहां बाकी लोगों को सुरक्षित निकालने और क्वारंटीन करने का काम चल रहा है। अब इन सब खबरों के बीच पूरी दुनिया के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, एक ऐसा सवाल जो किसी को भी डरा सकता है। क्या हंता वायरस कोविड-19 की तरह हमारी अगली बड़ी ग्लोबल पेंडेमिक बन सकता है? निष्कर्ष, जोखिम और बचाव। तो चलिए इस डर और दहशत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे साइंस और डेटा के नजरिए से इस सवाल का जवाब समझते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। WHO ने साफ कर दिया है कि इस वायरस का ओवरऑल ग्लोबल रिस्क काफी कम है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कोविड की तरह हवा में नहीं उड़ता, और दूसरा, इंसान से इंसान में फैलने वाले इस एंडी स्ट्रेन की जो ट्रांसमिशन विंडो है, वो सिर्फ 1 दिन की है। आसान भाषा में कहें तो ये वायरस जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में इतनी आसानी से नहीं फैल सकता। लेकिन हाँ, ये महामारी ना बने, फिर भी इसकी 50% मृत्यु दर इसे बहुत खतरनाक तो बनाती ही है। और बदलते मौसम या अल नीनो के चलते चूहों की आबादी बढ़ सकती है। इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। अपने घरों को अच्छे से सील रखें ताकि चूहे अंदर ना आए। किसी भी ऐसे गोदाम या बंद जगह जहां चूहे हो सकते हैं, वहां N95 मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। कचरे का सही तरीके से निपटान करें और खाने पीने की चीजों को खुला बिल्कुल न छोड़ें। तो इस पूरे मामले से हमें एक बात तो साफ समझ आती है, हंता वायरस एक ऐसा खामोश खतरा है जो दशकों से हमारे बीच ही मौजूद है। ये तभी न्यूज में आता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब तक इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक सही जानकारी, जागरूकता और बचाव ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम और हमारी ये मॉडर्न दुनिया मौसम से जुड़े इन खामोश बायोलॉजिकल खतरों का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।